नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम अप्रैल 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहली बात दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण कर एकमात्र नगर निगम बना दिया है, वो है दिल्ली नगर निगम। कुछ कारणों को जान लेते हैं। एक बात यह है इसमें कि दिल्ली विधानसभा द्वारा वर्ष 2011 में यह विभाजन किया गया था। अब हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिनके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यह एकीकरण किया गया है। तो इसमें पहला कारण यह है कि संसाधनों की कमी के कारण इन नगर निगमों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तीनों नगर निगम होने से हर विभाग में एक के स्थान पर 3-3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी। तो पहला कारण हो गया आर्थिक। दूसरी बात इसमें यह है कि नीतियों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भी यह एकीकरण किया गया है। ठीक है, तो नीतियों में एकरूपता। ठीक है। तीसरी बात इसमें यह है कि नागरिकों को कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है इस एकीकरण के पीछे। अब इस एकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 संसद के बजट सत्र में पारित कराया गया और राष्ट्रपति का अनुमोदन 19 अप्रैल 2022 को मिला। अब संशोधन के अनुसार एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि संशोधन अधिनियम के अनुसार सरकार से तात्पर्य क्या होगा। तो सरकार से तात्पर्य यहाँ पर केंद्र सरकार से होगा और नगर निगम का कामकाज महापौर के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी करेगा। ये देखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर दिल्ली नगर निगम बनाया गया है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना को लेकर है, जिसकी हाल ही में स्थापना नई दिल्ली में की गई 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर। क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना का? तो भारत में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संजोना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो और क्या है कि भारत के अब तक के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को संजोना, यानी इस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। कब की गई? 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर। चलते हैं आगे और अगली एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकट त्रिकुट पहाड़ियों में एक रोपवे दुर्घटना हो गई। अब ये रोपवे दुर्घटना कब की है? 10 अप्रैल की है और इसमें बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण 10 केबल कार आपस में टकरा गई। ठीक है, तो ये दुर्घटना ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि त्रिकुट पहाड़ियाँ, ये झारखंड का देवघर जिला। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखते हैं। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में है। अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 4 वर्ष और बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में जानें तो इसका प्रारंभ 2018 में हुआ था और 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए यह प्रारंभ किया गया था। अभी जैसा कि हमने बात की कि इसे 4 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया, तो ये इसका जो बढ़ा हुआ समय है वो कब से कब है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। अब अगर हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के बारे में, ग्राम स्वराज अभियान के बारे में कुछ बातें जाने, तो जैसा कि हमने जाना कि इसका प्रारंभ 2018 से है। क्या उद्देश्य है? पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए नोडल मंत्रालय क्या है? पंचायती राज मंत्रालय। तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका कंटेक्स्ट की पूछा जाएगा कि हाल ही में कितने वर्ष और बढ़ाने की बात कही गई है? तो 4 वर्ष। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में पूछा जा सकता है कि कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे।
अगली जानकारी आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के बारे में है। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इस अधिनियम को लाने का क्या उद्देश्य है? अपराधियों एवं दोषियों की सही पहचान करने हेतु ये अधिनियम पारित कराया गया। कब पारित कराया गया? ये अप्रैल 2022 में पारित हुआ है। लोकसभा में 4 अप्रैल को, राज्यसभा में 6 अप्रैल को और राष्ट्रपति का अनुमोदन इसे 19 अप्रैल को मिला। इसने बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह ली है। तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम किससे संबंधित है? तो अपराधियों एवं दोषियों की सही पहचान। और इसने किस एक्ट की जगह ली है? तो ये ध्यान रखना है। अब हम इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस अधिनियम की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता क्या है कि पहले क्या होता था, 1920 का भी हमने कहा कि 1920 के अधिनियम किसने जगह ली है। तो 1920 के पुराने अधिनियम के तहत केवल ऐसे कैदियों की सीमित जानकारी, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट एकत्र करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त था जो या तो दोषी साबित हो चुके हैं या वो सजा काट रहे हैं। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं जैविक नमूने, बायोलॉजिकल सैंपल लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहले तो क्या था कि जिसको सजा हो गई है या जो दोषी पाया गया है उसके ही सैंपल लिए जा सकते थे, लेकिन अभी पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के सैंपल लेने का अधिकार मिल गया है। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों को अगर छोड़ दें तो जिन मामलों में 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधान है तो आरोपी अपने जैविक नमूने, बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण बात है। जो भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के पास रखा जाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई कि अधिनियम के तहत संग्रहित किया हुआ समस्त डाटा, आंकड़े, सूचनाएं सब एनसीआरबी के पास रखे जाएंगे। अगली बात इसमें कही गई किसी आरोपी के दोष मुक्त साबित होने पर उसका डाटा नष्ट करने का भी प्रावधान है। तो ये 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखें। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित है। मार्च 2022 तक देश के विभिन्न न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। ठीक है, अब ये मार्च 2022 तक का आंकड़ा है। अब कारण क्या बताया गया? कारण, विभिन्न कारण बताए गए हैं और विभिन्न कारणों से न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता के चलते 4.7 करोड़ से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित बताए गए हैं। अब अगर हम देखें केवल सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 70,154 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। 25 हाई कोर्ट जो हैं, 25 हाई कोर्ट्स में करीब 58.94 लाख मामले लंबित हैं। उसमें से आप देखेंगे कि लगभग 16.39 लाख आपराधिक मामले हैं। वहीं आप देखेंगे कि 58 में से 42 लाख से अधिक मामले कैसे हैं? सिविल मामले हैं। वहीं अगर आप जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की बात करेंगे तो वहाँ पर कितने मामले हैं? लगभग 4.10 करोड़ से अधिक मामले हैं। ठीक, इसमें आप देखेंगे 3.08 करोड़ मामले आपराधिक हैं, वहीं 1.08 करोड़ मामले कैसे हैं? सिविल हैं। तो यहाँ पर बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादातर मामले आप अगर निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने कहा कि 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, तो ज़्यादातर मामले आप देखेंगे कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में हैं 4.10 करोड़। फिर 58 लाख के करीब मामले हाई कोर्ट्स में हैं, सभी हाई कोर्ट्स की बात, और सबसे आप देखेंगे कम है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी आपको वैल्यू एडिशन करना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए इसकी संभावना कम है, लेकिन आप जब भी न्यायपालिका संबंधित मामले लिख रहे हैं या कि न्याय में देरी, ऐसे कुछ आपके पास निबंध का कोई टॉपिक आता है, कहीं भी कुछ ऐसा चर्चा के संबंध में पूछा जाता है, तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि अभी देश के विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और इनका क्रम ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं आगे।
अगली बात मेघालय के जीवित जड़ सेतु से संबंधित है। हाल ही में मेघालय के जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा जीवित जड़ सेतु लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग स्थित जो स्थानीय जनजातियां हैं, जैसे खासी है, गारो है, तो इन जनजातियों के लोगों के द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं से ये ब्रिजेस बनाए जाते हैं। जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से जोड़कर उससे संबंध करके ये ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, समय के साथ ये पुल और भी मजबूत होते जाते हैं। हालांकि ये ब्रिज आप देखेंगे कि नागालैंड में भी पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये पूछा जाएगा जीवित जड़ सेतु के बारे में, तो मेघालय के जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है। वहाँ के सीएम ने रिक्वेस्ट किया था, उसी की प्रतिक्रिया में यूनेस्को ने ये किया है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात है भारत अमेरिका आभासी शिखर सम्मेलन के बारे में, वर्चुअल वार्ता के बारे में, जो 11 अप्रैल 2022 को हुई और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है उनके बीच हुई। ठीक है, तो बस हमको ध्यान रखना है कि ऐसा आभासी शिखर सम्मेलन अप्रैल में हुआ था, पूछा जा सकता है। अगली बात भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता को लेकर है जो 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई और इसका आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक है, अब पिछली 2+2 वार्ता कब हुई थी? अक्टूबर 2020 में, ये थर्ड थी, अभी ये फोर्थ है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब 2+2 वार्ता में हम जानते हैं कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों का ये सम्मेलन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या प्रमुख मुद्दे रहे इस 2+2 वार्ता में? तो भारत अमेरिकी संबंधों पर चर्चा हुई, यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है उनकी परिस्थितियों पर चर्चा हुई, अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, आतंकी गतिविधियां हैं, तो उससे संबंधित चर्चाएं भारत और अमेरिका के 2+2 वार्ता का प्रमुख हिस्सा रही। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि चौथी 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच कहाँ हुई? वाशिंगटन डीसी में। चलते हैं आगे और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर ये है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। किसने निलंबित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्यों कर दिया गया है? यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। अब ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ये बातें ध्यान रखना है बस। तो यह प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भारत सहित 58 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये ध्यान रखना कि भारत ने खुद को इसकी वोटिंग से अलग कर लिया और भारत सहित 58 देशों में, लेकिन फिर भी 93-24 से ये प्रस्ताव पारित हो गए, यानी 93 इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े और 24 विपक्ष में पड़े। ठीक है, अब ध्यान रखना एक और बात की यह दूसरा अवसर है जब किसी देश को यूएनएचआरसी से या यूएनएचआरसी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। अभी जैसा कि हमने जाना कि रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया। इसके पहले ऐसा कौन सा देश था? इससे पूर्व वर्ष 2011 में लीबिया को यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया था। लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के कारण लीबिया को, ठीक है, यूएनएचआरसी से मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। अभी कंटेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है कि रूस को यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। कारण क्या है? यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में, जो यूक्रेन पर हमला रूस द्वारा किया गया है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से संबंधित है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा कब होती है? 1 से 3 अप्रैल 2022। अब उनकी यात्रा में कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख रहीं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये है कि जुलाई 2021 में ही नेपाली प्रधानमंत्री ने
शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के पीएम का पद संभाला है और उनकी यह पहली ही द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। तो ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझौते हुए या जिनका प्रमुख बातें रहे उनको देखते हैं। तो भारत के सहयोग से निर्मित है सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। अब ये 132 kV लाइन है, ठीक है। भारत के सहयोग से निर्मित है, 90 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का संबंध किस देश से है, ठीक है, तो वो नेपाल और भारत के सहयोग से नेपाल में निर्मित है। और इस अवसर पर जब उन्होंने भारत की यात्रा की तो इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। दूसरी बात यह है कि भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नेपाल विश्व का 105वां देश बना है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल के कुर्दा व बिहार के जयनगर स्टेशन के बीच रेलगाड़ी सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जो भारत के सहयोग से निर्मित है। नेपाल के कुर्दा और बिहार के जयनगर स्टेशन के बीच, और यह भारत नेपाल के बीच पहली ब्रॉड गेज रेल लाइन है। ब्रॉड गेज की लेंथ क्या होती है? 1.676 मीटर, ठीक। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कि नेपाल में भारत के रुपे कार्ड की शुरुआत की गई, ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये चीज़ अभी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस रेल लाइन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर साइन करने वाला नेपाल कौन सा देश रहा, ठीक है। सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली जानकारी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से संबंधित है, ठीक है। पीएम के रूप में बोरिस जॉनसन की यह पहली ही भारत यात्रा है। कब हुई है? अप्रैल 2022 में। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की भारत यात्रा से संबंधित है, जो अप्रैल 2022 में हुई। इतना ही ध्यान रखना है। 17 से 24 अप्रैल तक इनका भारत में प्रवास रहा। अगर जैसे अभी पिछले वर्षों 2017 में एक प्रश्न पूछा गया, तो इस तरह पूछा जा सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन, तो हमें ध्यान रखना है कि मॉरिशस के पीएम कब आए थे? अप्रैल में आए थे, ठीक है। और वो कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। चलते हैं आगे। अगली बात देखते हैं। अगली बात इमैनुअल मैक्रोन के बारे में है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं। ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। इमैनुअल 44 वर्षीय हैं। अप्रैल 2022 में ही फ्रांस में चुनाव संपन्न हुए थे और उन्हें पुनर्निर्वाचित किया गया। तो बस ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि इमैनुअल मैक्रों कौन है, दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात शहबाज शरीफ के बारे में है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं और ये 23वें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। अगर हम शहबाज शरीफ के बारे में जानें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज इससे पहले पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता थे, ठीक है, अगस्त 2018 से। अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि इनको प्रधानमंत्री चुना गया? तो पाकिस्तान में जो इमरान सरकार थी तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहला अवसर है कि जब किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और उन्हें हटाया गया हो। तो इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पर विपक्ष के नेता जो थे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम बने और वो 23 में है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात आंग सान सू की है, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 वर्ष के कारावास की सजा म्यांमार की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अब आंग सान सू की कौन है? ये म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर रही हैं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता, और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञात हो कि म्यांमार की जो निर्वाचित सरकार है उसका तख्ता पलट म्यांमार की सेना ने कर दिया था, ठीक है। और तभी से भ्रष्टाचार के इन पर आरोप है और भ्रष्टाचार के एक मामले में इन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, तो ये म्यांमार की है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा से संबंधित है, जिन्होंने
24-25 अप्रैल 2022 में भारत यात्रा की। अब भारत यात्रा का इनका क्या उद्देश्य था? तो भारत के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तार देना, विभिन्न संबंधित मुद्दों पर भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करना, ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा के रूप में उनकी यह पहली ही भारत यात्रा है और इस अवसर पर यह भारत यात्रा है कि भारत व यूरोपीय आयोग के राजनयिक संबंधों की ये 60वीं वर्षगांठ है और इसी अवसर पर इन्होंने भारत की यात्रा की। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमें ये जानना कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनकी यात्रा कब हुई। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं, ये ध्यान रखना है कि भारतीय पीएम के साथ इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की और भारत यूरोपियन यूनियन 2025 रोड मैप के बारे में भी इन्होंने बातें की, उनके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अभी ये चीफ गेस्ट भी रही 7वें रायसीना संवाद जो कि भारत द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अब इसी क्रम में हम रायसीना संवाद को भी देख लेते हैं। तो रायसीना संवाद है क्या? ये 7वां रायसीना संवाद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अप्रैल 2022 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो रायसीना संवाद महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु भारत द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन है और 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आयोजन अभी 7वें रायसीना संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022। आयोजनकर्ता कौन है? भारत का विदेश मंत्रालय और एक दिल्ली स्थित थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि रायसीना संवाद को कौन आयोजित करता है, तो संयुक्त रूप से आयोजन होता है भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब इस बार के सम्मेलन की जो थीम है वो क्या रही है? थीम रही है टेरा नोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। आप इसे, और जैसा कि अभी हमने बात की कि मुख्य अतिथि कौन थी? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस रायसीना संवाद में बात हुई, जैसे यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में, ठीक है, अफगानिस्तान की परिस्थितियों के बारे में, तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन पर इस सम्मेलन में बात हुई। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि रायसीना संवाद भारत द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसा कि हमने बात है कि महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों जो कि भू राजनीति से संबंधित हैं, भू अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक्स, इन मुद्दों पर बात हुई या बात होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान व नीदरलैंड की यात्रा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति 1 से 7 अप्रैल तक तुर्कमेनिस्तान व नीदरलैंड की यात्रा पर रहे। तुर्कमेनिस्तान की यात्रा उन्होंने 1 से 4 अप्रैल के बीच की, वहीं 4 से 7 अप्रैल नीदरलैंड की यात्रा की। ठीक है, क्या उद्देश्य था? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब ध्यान रखना है ये चीज़ें। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप ध्यान रख लीजिए, तो अशगाबाद है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। तो ये चीज़, नीदरलैंड एक यूरोपीय देश है, जैसा कि हमने बताया कि इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान एक मध्य एशियाई देश है, इसकी राजधानी क्या? अशगाबाद है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राष्ट्रपति जो कि श्री रामनाथ कोविंद हैं, अप्रैल 2022 तक की स्थिति में, ठीक है, तो उन्होंने तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा की कब? अप्रैल 2022 में। चलते हैं आगे। अगली बात लिथुआनिया देश से संबंधित है। लिथुआनिया एक बाल्टिक देश है और लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना करने का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। कब? अप्रैल 2022 में। अब भारतीय मिशन क्यों स्थापित किया जा रहा है लिथुआनिया में, इसके पीछे की बात समझ लेते हैं। तो लिथुआनिया के साथ भारत के राजनयिक संबंध 1992 से हैं, लेकिन भारत ने यहाँ कोई भी दूतावास नहीं बनाया है। ठीक है, पोलैंड में जो हमारा भारतीय दूतावास है उसी से हम यहाँ के भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलैंड स्थित जो भारतीय दूतावास है लिथुआनिया के लिए भी वो सेवाएं प्रदान करता है। किस देश की बात कही हमने? पोलैंड में जो हमारा दूतावास है। लेकिन लिथुआनिया ने भारत में अपना दूतावास बना रखा है वर्ष 2008 से ही, ये ध्यान रखना है।
तो लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना जो हम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। तो यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय से। तो इस प्रकार से ये बात हमें ध्यान रखने की, पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि हाल ही में किस देश में भारतीय मिशन की स्थापना की गई, तो वो लिथुआनिया होगा। तो इस प्रकार से आज हमने अप्रैल 2022 करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।